हेलो गाइस, मैं सूरज गौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एक्सप्रेस में। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ने से पहले मध्य प्रदेश को समझना ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हमें भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए थोड़ा ज्योग्राफिकल में जाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं, आपने अल्फ्रेड वेगनर का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि जैसा वर्ल्ड की ज्योग्राफी आज दिखाई देती है हमें, वो पहले नहीं थी। अगर पहले नहीं थी तो पहले क्या था दोस्तों, अर्थ के बीच में पहले क्या था, अर्थ के बीच में, ये अर्थ है, अर्थ के बीच में एक पेंजिया पाया जाता था। क्या था अर्थ के बीच में, पेंजिया था। क्या था, पेंजिया था। अब पेंजिया के चारों तरफ जो जल भरा था, क्या भरा था, जो जल भरा था, इसे हमने क्या कहते हैं, पैंथालासा। पैंथालासा कहा जाता है। अब दोस्तों जब धीरे धीरे समय बीतता गया, इस स्थिति में जब क्या हुआ, कार्बोनिफेरस युग आया। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, इसके अंदर जो पेंजिया है, इसके अंदर विभाजन हो जाता है। पेंजिया दो भागों में बट गया। पहला अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। अब बात करें दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, क्या हुआ, इसके अंदर पेंजिया के अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो दो भागों में बट गया। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि इसके अंदर गोंडवाना लैंड के अंदर का एक पार्ट, एक हिस्सा टूट जाता है। मतलब इसमें भी हलचल के कारण इसका एक पार्ट, इसका कुछ हिस्सा, टुकड़ा, चट्टानी टूट के कहाँ गया, विस्थापित होने लगा। अब जब विस्थापित होने लगा तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाने लगा। कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर गया। अब जो ऊपर अंगारा लैंड था, ये कहाँ खिसक गया, और ऊपर खिसक के जो रूस वाला, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, जो अपनी यूरेशिया प्लेट है, यूरेशिया प्लेट बन गई। अब इसके बाद में क्या होता है, जो अभी हमें अपना भारत जो दिखाई देता है, अब अपना जो गोंडवाना लैंड की जो चट्टान से जो टुकड़ा टूटा था, वो कहाँ पहुँच गया, उत्तर में पहुँच गया, उत्तरी गोलार्ध में पहुँच गया। आप लोगों को पता होगा हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में पहुँच गया तो ये निर्माण हुआ, एक प्लेट बनती है। इस तरह से एक प्लेट का निर्माण होता है। अब धीरे धीरे हलचल के कारण कुछ समय के बाद यह जम्मू कश्मीर वाला ये रीजन भी बन गया। अब क्या होता है, इतनी बातें हमें इससे पता चला कि हमारा भारत का निर्माण किससे हुआ है। हमारा जो क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। इसलिए मैंने ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर करने के लिए बताई थी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहाँ से आया, कैसे टूट के आया। अब दूसरी बात, अगर आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो अपना भारत है, भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। दो भागों में, उत्तर तथा दक्षिण में जो विभाजन करती है इक्वेटर लाइन 0 डिग्री। जो हमारा भारत कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। भारत की जो स्थिति देखी गई है वो कहाँ है, यहाँ पर है। इस तरह से 8 डिग्री 4 मिनट से
शुरू होता है और उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे जो हमारा वर्तमान में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में आकार है वो क्या होगा दोस्तों, यह है आपके सामने है स्क्रीन पे। बहुत ही प्यारा मैंने आप लोगों के लिए मैप लगाया हुआ है पीपीटी के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के नामों की चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश को किन बिंदुओं पर पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश को परिचय है। मध्य प्रदेश के परिचय को हम कितने आयामों के अंदर ख़त्म करेंगे, क्या क्या पढ़ना होगा परिचय के अंदर हमें। तो मध्य प्रदेश के परिचय के अंदर सामान्य जानकारी, एक बेसिक नॉलेज मध्य प्रदेश की, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार कहाँ तक है, प्रशासन के बारे में भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है, इन सारी चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में राजकीय प्रतीक चिन्ह होते हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को एग्जाम के अंदर व्यापम के अंदर तो 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा व्यापम के अंदर, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चनों का, 2 जगह से आते हैं, राजकीय प्रतीक चिन्ह और महत्वपूर्ण अधिकारी। पहले राज्यपाल, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मतलब इन सारे पद वैधानिक पद होते हैं जो संवैधानिक के, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनगणना और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के उपनामों की बात करते हैं। तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम। पुरातात्विक समय की हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, ऐसा तो था नहीं कि पहले जो हड़प्पा सभ्यता के समय पे भी मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम से जाना जाता था, लेकिन जो स्थिति भौगोलिक एक जो एरिया था वो तो कहीं ना कहीं वहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि अब पता नहीं अचानक से कहीं मध्य प्रदेश वहाँ आ गया। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता था, किन नामों से जाना जाता था। जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, भीमबेटका रायसेन में, तो ये कहाँ मध्य प्रदेश का, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का पार्ट था। तो जिसे इस पुरातात्विक समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था, भीमबेटका नाम से जाना जाता था। वैदिक समय की बात करें तो रेवा नदी की, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी को वैदिक काल के अंदर रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। आप लोगों को पता होगा कि आर्य जब भारत में आए थे 1500 ईसा पूर्व में, जब आर्य भारत में आए थे तो आर्यों ने पंजाब और सिंध वाले एरिया में क्या हुआ, अपना स्थान जहाँ रुके थे, जिसके बाद में जो सप्त ऋषि हुआ करते थे, जो सबसे पहले नर्मदा नदी, रेवा नदी को उन्होंने पार किया, तो उसे क्या कहा गया, रेवा नदी। और दक्षिणापथ की हम बात करें, दक्षिणापथ के नाम से हमारे निकाय, अंगुत्तर निकाय के अंदर भी दक्षिणापथ का नाम मिलता है। हमारा एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण में भी ऐतरेय ब्राह्मण में जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में जब जनपद काल आया तो जनपद काल में अवंती और चेदी 2 जनपद हुआ करती थी, जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक एरिया के अंदर ही हुआ करती थी। तो पहले अब हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में अवंती के नाम से जाना जाता था, चेदी के नाम से। अन्य नाम क्या क्या होंगे, सोयाबीन स्टेट। सोयाबीन स्टेट इसलिए रखा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर भारत का 40% सोयाबीन अकेले मध्य प्रदेश के अंदर उत्पादन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश से, अकेले मध्य प्रदेश से 40% उत्पादन बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। लघु भारत, नदियों का मायका। नदियों का मायका मतलब सारे जो नदियां हैं, अधिकतर नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जाके जो उनका समापन है जो अदर स्टेट में जाके होता है, दूसरे राज्यों में होता है। तो मायका कहाँ से कहते हैं, जहाँ से उसका जन्म उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, मायका। जैसे लड़की का जब जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है, जन्म स्थली को उसका मायका कहा जाता है। इसी तरह में हमने क्या कहा, नदियों का मायका कहा मध्य प्रदेश को, हृदय प्रदेश, कोहिनूर प्रदेश और मध्य भारत और टाइगर स्टेट। आप लोगों को मध्य प्रदेश MPPSC लोक सेवा, मध्य प्रदेश में वो MPPSC मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से पूछे जाता है कि मध्य प्रदेश के अन्य नामों को बताइए, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब बात करेंगे वर्तमान नाम जो क्या है, मध्य प्रदेश। इस किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब बात करते हैं टाइगर स्टेट को, मैंने आप लोगों को नोट में दे रखा है। टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो मध्य प्रदेश को दिया जाता है, क्योंकि वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए जाते हैं और कर्नाटक में 524। तो अभी भी मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं सभी से आगे है, इसलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। कुछ समय पहले, अभी की बात है, कुछ समय पहले कर्नाटक हो गया था बीच में, लेकिन अब दोबारा से मध्य प्रदेश बन गया है करंट डाटा के अनुसार। दोस्तों इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं आप लोगों को एमपी लाइव पढ़ा सकूं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकूं। जेल प्रहरी और एमपीएसआई की बैच, टारगेट बैच स्टार्ट कर सकें। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप लोगों को जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या है, 30, 82, 45। अब आप लोगों को एक यहाँ से डाउट पैदा होगा। क्या डाउट होगा कि आप लोगों को यहाँ से डाउट ये लगेगा कि सर ये गलत है, आपने बताया गलत है। गलत कैसे है कि कुछ बुकों के अंदर 30, 82, 52 दे रखा है, लेकिन ऐसा क्यों है उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ आप लोगों को। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जब क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में जो अमरकंटक है वहाँ पर एक घाटी पाई जाती है, किरार घाटी। किरार घाटी का जो विवाद था दोनों के बीच में, उसे 2016 में सुलझा लिया गया है, लेकिन बुकों के अंदर अभी अपडेट नहीं की गई है। इसलिए आप लोग जो वर्तमान में जो डाटा है वो यही है और करेक्ट है। तो आगे बढ़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जो 7 किलोमीटर का जो आप लोगों को कहीं फ्रैक्शन जो अंतर पाया जाता है वो इसी कारण से है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, जो भारत अकेला मध्य प्रदेश भारत के जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में द्वितीय स्थान है, पहला स्थान किसका है, राजस्थान का है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के आकार की। तो आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश का आकार आयताकार है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है, 870, मतलब चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखा होगा, देखें तो इसे किस शेप में हो जाता है, एक आयत की शेप में हो जाता है, इसलिए हमने इसे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का आकार कैसा होगा, आयताकार है। चीज़ें क्लियर हुई। अब बात करते हैं दोस्तों हम, आयताकार होगा, यह एक स्थलबद्ध राज्य है, यह एक लॉकलैंड राज्य है। स्थलबद्ध राज्य का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग समझ लें। स्थलबद्ध उस राज्य को कहा जाता है जो जिसकी सीमा ना ही तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है और ना ही किसी समुद्र तल को स्पर्श करती है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। विस्तार। अब इसका विस्तार की बात करें, विस्तार 870 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 870 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 870 किलोमीटर। और जो लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर। चलते हैं अभी मैप में दिखा देते हैं आप लोगों को, मैप में क्लियर करते हैं। जो इसकी लंबाई के चौड़ाई क्या होगी दोस्तों, इसकी चौड़ाई होगी 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या होगी, 605 किलोमीटर। उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा दोस्तों, मुरैना होगा।
दक्षिणी जिला, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा, तो क्या लगाना है, मुरैना होगा। दक्षिणी जिले की अगर हम बात करें आप लोगों से तो दक्षिणी जिला होगा बुरहानपुर। अब पूर्वी जिले की बात करें तो पूर्वी जिला है जो सिंगरौली है और पश्चिमी जिला अलीराजपुर होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम इसकी अक्षांश स्थिति की बात कर लेते हैं। अक्षांश देशांतर स्थिति क्या होगी, तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं देशांतर की, तो 74 डिग्री देशांतरी जो स्थिति है अलीराजपुर से कितनी होगी, 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब बात करते हैं, जिसे भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो आप अगली वीडियो में आपके आंसर कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चंबल नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी, मैकाल पर्वत श्रेणी, राजपीपला पर्वत। मध्य प्रदेश का सामान्य ढाल की हम बात करें तो किधर है, मध्य प्रदेश का जो ढाल है उत्तरी मुखी ढाल है। कैसा ढाल है, उत्तरी पूर्व में ढाल है। मध्य प्रदेश का ढाल किधर है, उत्तर पूर्व में। आप लोगों ने देखा होगा अधिकांश नदियां किस तरफ बहती हैं, उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। चाहे चंबल की बात करें, क्षिप्रा की बात करें, काली सिंध की बात करें, मतलब जितनी भी नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं ज़्यादातर अधिकांशतः कहाँ किधर बहती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मध्य प्रदेश का ढाल है वो किधर है, उत्तर पूर्व की ओर है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा 21 डिग्री 6 मिनट पे क्या है, मुरैना है। बुरहानपुर दक्षिण में 26 डिग्री 30 मिनट, अलीराजपुर 74 डिग्री 9 मिनट और सिंगरौली 82 डिग्री 48 मिनट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, किन किन जिलों से गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा 14 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश को कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है 2 बराबर भागों में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब कितने जिले से गुजरी, 14 से गुजरती है और विभाजित बराबर भागों में करती है। क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है 14 जिले। क्लियर हुआ। अब कौन कौन से जिले होंगे जो मैंने आप लोगों को पीपीटी के अंदर आपकी स्क्रीन पर दिए रखे हैं, तो आप देखें। पहला होगा जो रतलाम से, यहाँ से निकलेगी रतलाम। दूसरा उज्जैन। तीसरा जिला होगा आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये 14 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा की हम बात करें 23.5 डिग्री पे पाई जाती है भारत में। जो आप लोगों को मैंने मैप दे रखा है, इससे आप लोगों को अगर किसी को भी कोई डाउट उठता है या कोई न्यू स्टूडेंट है जो पहले कभी उन्होंने नहीं पढ़ा, जो फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्लियर हुआ। दोस्तों,
जिस पर सूर्य। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? माही नदी धार से निकल के 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से मैंने आप लोगों को कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन था इसलिए बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो भारत की मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? वो सिंगरौली से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जो भारत के नैनीताल से जो गुजरती है, नैनीताल गोपीगंज के नैनीताल से जो 82.5 डिग्री वह कहाँ से गुजरेगी दोस्तों? मध्य प्रदेश के, सॉरी मिस्टेक हो गई, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से कहाँ से गुजरे? 82.5, लेकिन मध्य प्रदेश का जो विस्तार कहाँ तक है? 82 डिग्री 48 मिनट। तो मतलब सिंगरौली को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए मैंने आप लोगों को मैप दे रखा है, इससे आप लोगों को के मन में कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर हुआ? मानक समय रेखा से सिंगरौली से गुजरती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो अंतर पाया जाता है, जो पूर्व से पश्चिम में जो अंतर पाया जाता है मध्य प्रदेश में यहाँ से यहाँ तक, ये 34 मिनट का पाया जाता है। 34 मिनट का जो देशांतर के कारण जो अंतर पाया जाता है वो 34 मिनट का अंतर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और सिंगरौली के बीच कितना अंतर पाया जाता है? तो लगभग 30 मिनट, यानी 34 मिनट, 34 मिनट का अंतर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात हम करते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन फैक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से एग्जाम के अंदर, इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल रट लें, घोंट के पी जाएं बिल्कुल भी। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वो कहाँ पर है? विदिशा। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? विदिशा। मध्य प्रदेश की विदिशा में वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है, इस बात को दिमाग में बिठा लें। दूसरी बात करें, अविभाजित भारत का जो केंद्र बिंदु है वो कहाँ से है? करौंदी या कटनी से। जो अविभाजित मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है विभाजन से पूर्व, तो वो कहाँ है? कटनी है। क्लियर हुआ? अब पृथ्वी की केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन से है। जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? उज्जैन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्र बिंदु, जो भारत का केंद्र है, सेंटर है, सागर से है, इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक क्वेश्चन और याद रखें, अखंड भारत का केंद्र बिंदु पर अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु होगा वो कहाँ होगा? बैतूल होगा। आगे बढ़े दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप लोग इन फैक्टों को याद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी लाइव क्लास ले सकूं। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, जिससे आप लोग लाइव पढ़ पाएँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। अब मध्य प्रदेश के जो सीमा किन किन राज्यों से सीमा टच होती है? तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को स्पर्श करती है दोस्तों? 5 राज्यों को स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमा। आप लोग ध्यान रखें इस बात का कि मध्य प्रदेश की क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। तो आप लोगों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन एक यहाँ आप लोगों को मिलेगा, जो बुकों के अंदर हर जगह डाटा गलत मिलता है आप लोगों को। मैं जो भी डाटा लेके आऊँगा आपके लिए बहुत ही सटीक जानकारी होगी। तो आप लोग अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 5 राज्य कौन कौन से होंगे दोस्तों? अब सबसे पहले 5 राज्य मैं आपको मैप के द्वारा बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इनसे टच होने वाले राज्यों के बारे में बताता हूँ। स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं जो इनसे स्पर्श करते हैं। तो जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, मध्य प्रदेश का सबसे अधिकतम सीमा किस राज्य से लगती है?
तो आप लोगों को यहाँ जो सभी स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग वो गलती नहीं दोहराएंगे। आप ज़्यादातर बुकों के अंदर उत्तर प्रदेश लिखा होता है, लेकिन आज मैं इसके रहस्य को क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक जिलेवार सीमा है, जो सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन सबसे लंबाई की हम बात करें तो लंबाई की बात करेंगे तो क्या होगा, राजस्थान होगा। इस बात को ध्यान रखें, राजस्थान होगा दोस्तों। लंबाई में सबसे ज़्यादा स्पर्श किसकी सीमा करती है, राजस्थान की करती है। और जिले के हिसाब से देखा जाए जिलेवार सीमा उत्तर प्रदेश की स्पर्श करती है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात से सीमा स्पर्श करती है। ये 5 राज्य हो गए। तो हम बात करते हैं दक्षिण में, महाराष्ट्र हो गया। दक्षिण में कौन सा राज्य होगा, महाराष्ट्र होगा। अब बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान, गुजरात होगा। उत्तर पश्चिम में राजस्थान। अब बात करते हैं उत्तर पूर्व की, तो उत्तर पूर्व में क्या पाया जाता है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश। और दक्षिण पूर्व की हम बात करें तो छत्तीसगढ़। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा 5 राज्य कौन कौन से हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से 13 जिले टच होते हैं, जो उत्तर प्रदेश से 13 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन कौन से होंगे, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और निमाड़ी। टीकमगढ़ से जो नया राज्य बना है 2018 में, निमाड़ी, सागर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। 14 राज्य हो गए। एक बार काउंट कर लेते हैं, शायद कोई मिस्टेक हो गई हो। 1 2 3 4 13 राज्य है दोस्तों। 13 ही लगाना है आप लोगों को, गलती से मिस्टेक से 14 हो गया है। 13 राज्यों को स्पर्श करती है। दूसरी बात, अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान से 10 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, मुरैना है, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा और रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से 9 जिले टच करते हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ एक विवाद है दोस्तों। क्या विवाद है, अधिकतर बुकें में डाटा 6 मिलता है, कहीं कहीं 7 मिलता है। तो आप जो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके चेक करें तो उसके अंदर 7 ही होंगे। और जो मंडला की सीमा, कुछ बुकें बताती हैं कि नहीं स्पर्श करती है, लेकिन मंडला की सीमा स्पर्श करती है। इसके अंदर सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट आते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से सबसे कम, सबसे न्यूनतम सीमा किससे लगती है, गुजरात से 2 जिले लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, आगे बात करते हैं दोस्तों, संभाग देख लें आप लोग। मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, 10 संभाग हैं वर्तमान में, लेकिन अभी कुछ प्रस्तावित हैं लेकिन उनका निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन अभी जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक हम कह नहीं सकते। उसके बाद में आपके लिए करंट अपडेट लाते रहेंगे। 10 संभाग, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग। दोस्तों अगर आपको मैपिंग पर पकड़ अच्छी होगी, मध्य प्रदेश को अगर आप लोगों को अच्छा करना है तो आपको मैपिंग पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पीपीटी इतनी शानदार बना के लाया हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, 10 संभाग हैं। क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने 52 के 52 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जो 52 ज़िले आप लोगों को मैप के द्वारा इन्हें सभी को भरना होगा। जिसकी मैपिंग अच्छी होगी उसे मैप एमपी पर कमांड अच्छी होगी।
आगे बढ़ते हैं। संभाग आप लोगों के सामने दिए गए हैं, कौन कौन से संभाग में कितने ज़िले हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जबलपुर संभाग को देखते हैं। जबलपुर संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं? 8 ज़िले आते हैं। जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है कौन सा? है जबलपुर संभाग। इसके अंदर कितने ज़िले आते हैं? 8 ज़िले आते हैं। अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर की दोस्तों हम बात करते हैं। इंदौर के अंदर इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। ये अगर इसकी बात करें तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि, अब आप लोग यहाँ एक कन्फ्यूजन ना करें, यहाँ आप लोगों को क्लियर करना है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? जबलपुर संभाग होगा। और जो जनसंख्या की दृष्टि से होगा वो कौन सा होगा? इंदौर होगा। इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान से समझें। दूसरी बात, भोपाल, नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं। भोपाल संभाग, इसके अंदर 5 जिले आते हैं। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्वालियर संभाग की। इसके अंदर 4 आते हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। अब बात करते हैं रीवा संभाग। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। उज्जैन संभाग की बात करते हैं। इसके अंदर उज्जैन, नीमच, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर मालवा। सागर संभाग के अंदर सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। निमाड़ी नया जिला बना हुआ है अभी 2018 में। इसके बाद में चंबल संभाग के अंदर 3 जिले आते हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर। नर्मदापुरम संभाग, इसका नाम बदल के 2008 में होशंगाबाद कर दिया गया है। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। इसके अंदर भी 3 जिले आते हैं। अगस्त 2018 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अब बात करते हैं शहडोल संभाग, जो अभी प्रस्तावित है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से छोटा होगा, लेकिन आने वाले समय में इसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को संभाग क्लियर हुआ? आप लोग देख सकते हैं सबसे छोटा संभाग मैंने आप लोगों को पीपीटी में दे रखा है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? जबलपुर संभाग होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जबलपुर संभाग, बड़ा संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इंदौर। तो आप लोग ध्यान रखें, नर्मदापुरम अगस्त में बनाया गया, सारी चीज़ें नोट की हुई हैं पीपीटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हम राजकीय गान। अपना जो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या होगा? सुख का दाता, सुख का साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत ही प्यारा गीत है दोस्तों। इसे महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है और इसे सबसे पहले शांतनु मुखर्जी के द्वारा गाया गया था। याद रखें दोनों पॉइंट, शांतनु मुखर्जी के द्वारा गाया गया था। लिखा इसे कि राइट कौन है? महेश श्रीवास्तव। क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 230+1 जो एक एंग्लो इंडियन सीट है, इसको राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इसका कोई निर्वाचन नहीं होता, इसको चुन के भेजा जाता है। क्लियर हुआ? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। राज्यसभा की जो मध्य प्रदेश के अंदर सीटें हैं कितनी हैं? 11 हैं। अब बात करते हैं जनपद पंचायत की। तो जनपद पंचायत कितनी है? 313 हैं। जिला पंचायत 52 कर लीजिए दोस्तों, पीटी पे मिस्टेक हो गया है, काट दें से 52 कर लें। कुल ग्रामों की बात करें 54,903 है। आबाद ग्राम, इन चीज़ों को आप लोग मैंने पीपीटी में मेंशन किया हुआ है। वैसे तो इनसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लें। पुलिस रेंज की बात करें 11 है। डीआईजी रेंज 15 है। पुलिस रेंज आईजी होता है तो मध्य प्रदेश के अंदर कितने बैठते हैं? 11 बैठते हैं। और डीआईजी की बात करें जो आईजी से नीचे होते हैं,
आईजी के नीचे काम करते हैं वो कितने होते हैं, 15 होते हैं। पुलिस थाने की बात करें तो 1100, जो नया अपडेट के हिसाब से 1101 है, सॉरी। अब खंडपीठ अपनी जो उच्च न्यायालय है जबलपुर, उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों, जबलपुर में है। और जो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ होती है वो कहाँ पर है, 2 खंडपीठ हैं। कितनी खंडपीठ हैं, 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर। वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आगे चल के भविष्य में पता चलेगा निर्वाचन के बाद कौन बनता है। अब बात करते हैं राजनीति की परिदृश्य की, हम बात कर लेते हैं थोड़ा। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है, राज्यसभा की सीटें 11 हैं, लोकसभा की कितनी हैं, 29 सीटें हैं। अब 29 को जो एसटी के लिए और एससी के लिए इन्हें क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है। इन बातों को आप ध्यान रखना, एसटी एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो जो एसटी के लिए 6 सीटों को रिजर्व किया गया है और एससी के लिए 4 सीटों को रिजर्व किया गया है। लेकिन आप लोगों को इनके क्षेत्र याद करने होंगे। तो मैं बात करूं एसटी की, एसटी के अंदर 6 कौन कौन से होंगे, शहडोल, मंडला, आर से रतलाम, खरगोन, के से खरगोन, धार, डी से धार, बैतूल। कितने हुए, 4 5, बैतूल लास्ट कौन सा होगा, बैतूल। 6 सीटें याद हुई, पहली है शहडोल, दूसरी मंडला, तीसरी रतलाम, चौथी खरगोन, 5वीं धार और 6वीं जो सीट है वो क्षेत्र कौन सा होगा, बैतूल। तो ये 6 क्षेत्र याद कर लें जो एसटी के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं एससी के लिए 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके लिए भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास। भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास। एससी के लिए 4 क्षेत्र जो आरक्षित हैं वो कितने हैं, भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास। अब बात करते हैं विधानसभा की सीटें 230 + 1 एग्लो इंडियन। अब आप लोगों को यहाँ इनकी क्षेत्र याद नहीं करने हैं, बस इतनी याद रखना है कि एसटी की 47 और एससी की 35, बस इतने से काम चल जाएगा। टोटल आरक्षित सीट कितनी है लोकसभा की, 10 सीटें, 6 4 10 सीटें। क्लियर हुआ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजकीय प्रतीकों की। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए साथ ही साथ पीपीटी के अंदर डायग्राम भी मेंशन किए हुए हैं। तो आप देखते हैं राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह अपना क्या है, एक राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ के अंदर, अशोक स्तंभ है, बरगद वृक्ष, इसके अंदर बरगद वृक्ष के अंदर के बीच में क्या है, अशोक स्तंभ है और धान की बालियाँ, गेहूँ और धान की बालियाँ हैं। आप देख सकते हैं मैंने बरगद, ये बरगद को भी इसके अंदर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये अशोक स्तंभ है। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह होता है जो आप देख सकते हैं आपके सामने है। दूसरी बात करते हैं राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष बरगद है और आप लोग इनके वैज्ञानिक नाम भी साथ ही साथ याद करें, पीपीटी के अंदर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय पशु बारहसिंगा की। बारहसिंगा इस तरह का होता है, आप देख सकते हो। यह ब्रैडरी प्रजाति का कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है। क्लियर हुआ, कहाँ पाया जाता है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सफ़ेद लिली, जो अपना राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लिली, लेलियम कैंडियम क्या है, ये 2 रंगों से मिलके बना होता है, सफ़ेद और नारंगी। हमें ऐसा लगता है कि ओनली सफ़ेद रंग है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछ ले तो आप उनसे क्वेश्चन बनना चाहिए कि कौन से रंग हैं, 2 रंग हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाई फ्लाईगेचर, दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाई फ्लाईगेचर। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद में मैं कुछ आपके लिए
आपको इस पीपीटी को देख के तो लगता है मुंह में पानी आ गया होगा। अब बात करते हैं राज्य की जो अपनी नदी है वह नर्मदा है। राज्य की नदी कौन सी है? नर्मदा है। और राज्य की फल की बात करें, आम है, मैंगीफेरा इंडिका। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। आम को देख के तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा लगता है, बहुत ही प्यारे आम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। मैंने आप लोगों को जो हमारा नृत्य है मार्च, उसकी मैंने आप लोगों को पीडीएफ मतलब डायग्राम लगाए हुए हैं कि किस तरह से होता है, क्या किस तरह से मार्च नाच किया जाता है, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये सफ़ेद लिली जो आपके मामा जी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखें दोस्तों। इसके बाद में बारहसिंगा का भी मैंने अलग से भी फ़ोटो मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद में हमने ये ओरछा राम मंदिर का भी फ़ोटो ऐड किया है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं खजुराहो मंदिर। आगे राज्य की प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। राजकीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय गान क्या होगा अपना? मेरा मध्य प्रदेश, सुख का दाता सुख का साथी मेरा मध्य प्रदेश। आप लोगों को याद होगा, इस राष्ट्रीय गान के अंदर पूरा मध्य प्रदेश का परिचय ख़त्म हो जाता है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो। इसको शांतनु मुखर्जी के द्वारा, गीतकार कौन है इसके? रचनाकार महेश श्रीवास्तव, गीतकार शांतनु मुखर्जी हैं। इसके बाद में राज्य की जो अपनी भाषा है, राज्य की भाषा हिंदी है। बात करते हैं राजकीय नाट्य। राजकीय नाट्य क्या है? मार्च, जो मैंने अभी आप लोगों को फोटो दिखाई थी। अब इसके बाद में बात करते हैं अपनी राजकीय मछली क्या होगी। राज्य की जो मछली है वो इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं। राज्य की मछली महासीर, इसका जो वैज्ञानिक नाम टोरा टोरा कहा जाता है इसे। ये कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में पाई जाती है। और आप लोगों ने सुना होगा भोपाल के केरवा, भोपाल के अंदर डैम है केरवा नाम का, उसके अंदर इसे संरक्षित किया गया है। अब बात करते हैं राजकीय नृत्य। राई बुंदेलखंड में ज़्यादातर कहाँ गायन होता है? ये बुंदेलखंड में। और राजकीय नाट्य है मालवा के उज्जैन में। ज़्यादातर कहाँ होता है? ये उज्जैन में, मालवा वाले रीजन में, उज्जैन में खासकर। राजकीय खेल की बात करें, मलखम्ब को 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। राजकीय फसल सोयाबीन है। मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर 1981 में इसे पशु और पक्षी वृक्ष को राजकीय पक्षी घोषित किए गए थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे भीमबेटका। यहाँ से मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएससी मेंस के अंदर 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राजकीय यह भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका राजस्थान में पाया जाता है। तो इसके अंदर एक लाल गेरुआ रंग से चित्र बनाए गए हैं, जो चित्र बनाए गए हैं शिलाओं के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो मैंने फोटो लगाया हुआ है यहाँ पे, इन पे क्या है, जो चित्र बनाए गए हैं इन शिलाओं के अंदर। इसकी खोज किसने की थी? विष्णु बागड़कर ने की थी। और इसको यूनेस्को की जो सूची है, सॉरी दोस्तों, यूनेस्को की जो सूची है उसमें 2003 में शामिल किया गया है। उसके बाद में सांची स्तूप की बात करें, रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और इसकी खोज जो देखा गया, अब इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इस पॉइंट को आप सुधार लें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ ही साथ तो इसको सुधार लें। 1989 है, 1989 है दोस्तों, ध्यान रखें 1989। अब बात करते हैं खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? छतरपुर में स्थित हैं। 11वीं सदी में बनवाए गए थे चंदेल शासकों के द्वारा। इनको यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट हैं
जो आप देख सकते हैं, जो आपके सामने है, कुल जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की? 726,26,809। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 726,26,809। भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? ये 6% है। भारत की जनसंख्या का 6% है। भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 6% है। क्या है कि तेलंगाना का जब गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, जब कौन सा था? छठवां। लेकिन अब देखा जाए तो अलग होने के बाद में 5वां राज्य हो गया। पहले 2011 की जनगणना में 6वां राज्य हुआ करता था। अब बात कर रहे हैं पुरुष साक्षरता। आप लोग ये परसेंटेज याद करें, बाकी की इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं तो कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 51.79% पुरुषों की, जो कुल पुरुष कितने हैं? 51.79% प्रतिशत। महिलाओं की संख्या कितनी है परसेंटेज में? 48.21%। इसके बाद में हम बात करते हैं जो 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर 20.35%। औसतन वृद्धि दर 2.35 प्रति वार्षिक। अब बात करते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ पर होती है? कौन सा जिला है? इंदौर। न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा होगा? अनूपपुर। न्यूनतम वृद्धि दर वाला अनूपपुर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो छिंदवाड़ा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा होगा? छिंदवाड़ा। और सबसे कम न्यूनतम जिले की बात करें तो निमाड़ी होगा वर्तमान के हिसाब से। जनसंख्या घनत्व 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में 17वां स्थान है मध्य प्रदेश का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल के अंदर है। सर्वाधिक, सबसे कम डिंडोरी में। सबसे कम कहाँ है दोस्तों? डिंडोरी में। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 15.6%। 15.6%। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर के अंदर। न्यूनतम अनुसूचित जाति झाबुआ के अंदर। अधिकतम अनुसूचित जनजाति धार में पाई जाती है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति भिंड में पाई जाती है। सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में। न्यूनतम लिंगानुपात भिंड के अंदर। कुल साक्षरता दर। अब इसके बाद में आप लोग जो फैक्ट हैं वो देख लें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की।